हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ तृप्ति सिंह एंड फाइनली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अकॉर्डिंग टू हमारा प्लान था कि 15 नवंबर के क्रॉस स्टार्ट कर देंगे अपना सब्जेक्ट, बट ड्यू टू सम रीजंस थोड़ा डिले हो गया। सो एनी हाउ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हाईली स्कोरिंग है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो मार्क्स तो इसमें आने ही आने हैं, लाइक अराउंड 7 to 10 मार्क्स इसका फिक्स रहता है गेट एग्ज़ाम में। और जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं अपने कोर्स में वो है फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर लैंग्वेजेस, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, ट्यूरिंग मशीन्स एंड लास्ट में अनडिसाइडेबिलिटी। ओके, सो गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स का वेटेज हो जाता है अराउंड, द फर्स्ट टॉपिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर लैंग्वेजेस, इसका वेटेज होता है अराउंड 50%। and push down automata, it asks around 30% of the weightage of the subject is around for push down automata। and ये जो लास्ट के तीन हैं टॉपिक्स, इनका वेटेज हो जाता है अराउंड 20%। सो दिस इज़ नॉट मैंडेटरी दैट इतना ही वेटेज होगा इन टॉपिक्स का, बट दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स ऑफ द गेट एग्ज़ाम। ओके, सो इस सब्जेक्ट को आप बहुत ही अच्छे से करिएगा क्योंकि एक हाईली स्कोरिंग है, इसमें मार्क्स लाना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ओके, एंड द बुक्स दैट आप फॉलो कर सकते हैं वो हैं ओलमैन, पीटर लिंस एंड माइकल सिप्सर। सो द लिंक्स ऑफ दीज बुक्स आई विल अटैचिंग इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, सो ये हो गया हमारा ओवरव्यू विद रिस्पेक्ट टू गेट सब्जेक्ट। नाउ हम आ जाते हैं introduction to the subject, like what is the motivation behind this subject, why to study. Basically, as the name suggests, theory of computation. Okay, in this subject you will be finally getting to know that we are not doing nothing but it's basically a mathematical model of a computer. Okay, so this subject is purely mathematics based, right? सो इसको पढ़ने के बाद आप इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं कि व्हाट योर कंप्यूटर कैन सॉल्व एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स योर कंप्यूटर कैन नॉट सॉल्व, लाइक द एबिलिटी of the computer to solve any problem. So you can easily solve these questions, like what a computer can't do, and the program that you are executing, how efficient the computer can solve your problem. Okay, so these are the most basic and the most interesting questions that you can answer after studying this subject. Okay, and this subject is purely mathematics based, and the concepts of sets, relations, functions, all, even graphs, all these concepts can be used in this, will be used in this subject. And this subject, you might think that it is a theoretical subject, but it's not like that. It has full of real world applications, तो काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का डायरेक्ट एप्लीकेशन जो हो जाता है वो हो जाता है सब्जेक्ट कंपाइलर डिज़ाइन में, जो कि इस सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको एक सी प्रोग्राम दिया हुआ है, वो आप दे रहे हैं आप एक जीसीसी कंपाइलर में, तो जीसीसी कंपाइलर से कन्वर्ट करेगा एक एग्जीक्यूटेबल कोड में। तो हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस इज अ कंसर्न ऑफ द सब्जेक्ट कंपाइलर डिज़ाइन. The step-by-step procedure will be studying in the subject compiler design and how these things are implemented. The models that they will be using, that will be studying in the subject theory of computation. Okay, so direct application is there in subject compiler design. So yeah, the first example that I can say as an application is pattern matching. Okay, सपोज आपको कोई फॉर्म दिया हुआ है, आप कोई गूगल फॉर्म फिल कर रहे हैं और जिसमें आपको इंपोर्ट करना है एक ईमेल एड्रेस. सो basically what it will do, it will take user input from the user, it will take email address from the user, and it will be basically doing nothing
but checking whether the email address inputted by the user is correct or not. Okay, and if it won't be correct, then it will be giving an error. So how it will be checking? It will be having a pattern based on the data that you are inputting. Suppose for an email address in the beginning, it is ranges from alphanumeric values, like you can have values from 0 to 9, the small alphabets, the capital alphabets, okay, and then a symbol ampersand is compulsory, and after that you have again alphabetical numbers, alphabets, and after that separated by the dot symbol, and then again something you can have. Okay, so based on this pattern it will be matching that whether it is correct or not, and if it won't be correct, that it will be giving a error. So in the theory of computation, how this is implemented with the help of your finite state machines. Okay, finite state machines are helpful to implement this pattern matching. So these terms are quite new for you, but no worry, we'll be studying all of them one by one. Okay, so that was about how the patterns are getting matched. Now, next thing that we'll be coming across is how these patterns are defined. Okay, इन patterns को define करने के लिए हमें एक grammar चाहिए होता है. We are given a grammar with which we are defining these patterns. सो बेसिकली क्या होता है कि जो कोड आपको दिया हुआ है, कंपाइलर आपको चेक करके बताएगा कि वो कोड करेक्ट है या नहीं बेस्ड ऑन द ग्रामर. Okay, based on the grammar it will tell whether the syntax that you have written on the code it is valid or not. So that is implemented with the help of this push down automatas. The push down automata is used to implement this concept. Okay, so that is second application. Then coming to a very important concept that you will be learning in this subject is that of a Turing machine. Turing machine was given by Professor Alan Turing. He was basically a mathematician who has given a lot of new concepts related to computation, and you might have also heard about the Turing Award given to it's the highest form of award given to people in computation field. Okay, so yeah, this Turing machine is able to solve a halting problem. Halting problem, what it says. Okay, this problem this problem says to determine whether to determine whether a program on a given input halts or not. Okay, so this is the main concern of the halting problem. हमें ये पता लगाना होता है कि अगर हमने कोई इनपुट दिया है अपने प्रोग्राम का, तो जो हमारा प्रोग्राम है वो हॉल्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. हॉल्ट करने का मतलब क्या होता है? हॉल्ट मीन्स टू टर्मिनेट, राइट. हॉल्ट मीन्स टू टर्मिनेट. तो अगर हमारा ये प्रोग्राम हुआ है, दिया हुआ है, हमने उसको एक इनपुट दिया, तो अब एक केस ये हो सकता है कि उस इनपुट को हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा. ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में या तो फिर वो एक्सेप्ट करके हॉल्ट किया या फिर रिजेक्ट करके हॉल्ट किया, बट हमारा प्रोग्राम इन केसेस में हॉल्ट कर रहा है. बट अगर एक कंडीशन ऐसी आ गई कि हमारा उस इनपुट पे प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला गया, वो टर्मिनेट किया ही नहीं, तो दैट इज़ द कंडीशन वेयर आवर प्रोग्राम डिड नॉट हॉल्ट. ओके, सो also in case of Turing machine, this halting problem is undecidable. Okay, this halting problem is undecidable problem for the Turing machine. तो डिसाइडेबिलिटी और ये वाले टॉपिक्स हम लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. और दिस वॉज बेसिकली टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट. इनमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो आपको अभी समझ में नहीं आए होंगे, बट उनको हम आगे चल के एक एक करके कवर करेंगे. तो दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट टू मेक यू फेमिलियर विद कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे चलकर, और ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है.
तो स्टार्ट करेंगे हम विद द बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि आपके पूरे सब्जेक्ट में यूज़ होने वाली हैं। तो द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एन अल्फ़ाबेट। ओके, तो बेसिकली अल्फ़ाबेट होता क्या है? अल्फ़ाबेट बेसिकली होता है एक एनी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिम्बल्स। ओके, और उसे डिनोट करते हैं बाय द सिंबल सिग्मा। तो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिम्बल्स मतलब सिम्बल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट हो सकता है, आप अल्फ़ाबेट ले सकते हैं सिम्बल्स में। आप नंबर्स ले सकते हैं 0 1, और या फिर आप इनपुट सिंबल में आप अल्फ़ाबेट में आप ले सकते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू 9। ओके, बस द थिंग इज़ फाइनाइट होना चाहिए, मीन्स इसका साइज़ आपका फाइनाइट साइज़ का होना चाहिए और नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और कुछ भी हो सकता है, इवन आप हिंदी के अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं इसमें। एनीथिंग, एनी सिंबल यू टेक दैट इज एन अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ सिंबल्स इज एन अल्फ़ाबेट। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम देखेंगे वो है स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग बेसिकली इज एन फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स ओवर गिवन अल्फ़ाबेट। सपोज आपका अल्फ़ाबेट दिया हुआ है AB, राइट, और हमें एक स्ट्रिंग बनानी है। तो स्ट्रिंग कैसे बनेगी? ये जो सिंबल्स हैं इस अल्फ़ाबेट के अंदर, उसका कोई भी फाइनाइट लेंथ का सीक्वेंस, मीन्स सपोज आपने एक लिया एप्सिलॉन स्ट्रिंग, ठीक, एप्सिलॉन स्ट्रिंग का लेंथ होता है 0। वन लेंथ के स्ट्रिंग जो पॉसिबल हैं इस अल्फ़ाबेट पर वो दो ही हैं, A एंड B। इनकी लेंथ आपकी 1 हो गई। लेंथ हम लोग इसीलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि ये फाइनाइट है, फाइनाइट सीक्वेंस है ऑफ सिंबल्स। आप ले सकते हो अल्फा स्ट्रिंग इन द फॉर्म AB, BA, AA, any kind of combination you can take that will form a string, right? तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2, इन सब की लेंथ हो जा रही है आपकी 2 और इसकी लेंथ हो गई आपकी 5, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग कि स्ट्रिंग हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अब एक डेफिनेशन से आप दूसरी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। अल्फ़ाबेट को डिफाइन किया, स्ट्रिंग वाज व्हाट, अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम द गिवन अल्फ़ाबेट। अब लैंग्वेज क्या होगा? लैंग्वेज विल बी एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर द दैट गिवन अल्फ़ाबेट। सपोज यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट ले रखा है 0 1, तो हमारी जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं उन स्ट्रिंग्स में से कोई भी सेट ले लेंगे तो दैट विल बिकम अ लैंग्वेज। इवन हम एम्प्टी स्ट्रिंग को भी ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट एग्जांपल जो मैं दे रही हूँ एक लैंग्वेज का, वो है एक एम्प्टी लैंग्वेज, क्योंकि हमने इसमें एक सिर्फ एक सॉरी, this is not an empty language. Okay, this is an empty language because it's not even containing a epsilon. So this is an example of an empty language, right? The next example is a language that is containing only the string epsilon. So this is not an empty one, this we can call it as a finite language, right? और बाकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 0 1 0 1। अनदर एग्जांपल जो कि ले सकते हैं वो है 0 1 1 0। एनीथिंग, एनी स्ट्रिंग यू कैन कीप इन द लैंग्वेज। ओके, ये यहाँ पे हम फाइनाइट लेंथ की रख रहे हैं स्ट्रिंग। दिस इज ऑल्सो फाइनाइट, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट लैंग्वेज, राइट? अब सपोज हम एक लैंग्वेज ले लेते हैं इनफाइनाइट लेंथ की, कुछ भी 0 1 0 0, एनी काइंड ऑफ combinations, but its length is not finite, so we call it as a infinite language. Okay, अब हम एक स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज देखने जा रहे हैं जिसमें कि हम ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स को रखेंगे जो कि फॉर्म हो सकती हैं उस अल्फ़ाबेट से। हमारा अल्फ़ाबेट है 0 1, अगर हम फॉर्म करते हैं स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 0, ओके, so of length 0 is epsilon, okay, of length 1 if we want we can form string like 0 1, and of length 2 अगर हम string form करें तो वो हो जाएगी 0 0 0 1 1 0 1 1। ये आपकी ऑल पॉसिबल 2 लेंथ की स्ट्रिंग्स हो गई। सिमिलरली अगर हम कंटिन्यू करेंगे 3 लेंथ के लिए 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन,
एंड सिमिलरली ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो हो सकती हैं हम लिख देंगे इस लैंग्वेज के अंदर. तो दिस काइंड ऑफ अ लैंग्वेज विच इज कंटेनिंग all strings that can be formed of the alphabet is known as a complete language. इसे हम कहते हैं एक complete language और इसे डिनोट करते हैं बाय द सिंबल सिग्मा स्टार. ओके. सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आ रहा है इस कॉन्सेप्ट से वो ये है कि जो आपकी कंप्लीट लैंग्वेज होगी इट विल बेसिकली अ सुपर सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस दैट यू कैन फॉर्म ओवर दैट अल्फ़ाबेट सिग्मा. ठीक है. ये जितनी भी हमने अभी तक लैंग्वेजेस का एग्जांपल देखा था इसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो सारी आपकी कंप्लीट लैंग्वेज के अंदर आ रही हैं. तो दैट इज़ वाई we can make a important note of this point that any language will surely be a subset of complete language, right? और इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो ये हो गई आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज. अब हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट? तो फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली होता क्या है? इट इज़ बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल विच विल कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस डिफाइंड बिटवीन द स्टेट्स, राइट? तो इसका डेफिनेशन क्या होता है वो हम आगे चल के देखेंगे. उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय यूजिंग two things, either the transition diagram or the transition table. Most of the times in the lecture we will be representing it with the help of a transition diagram, right? Also there are two types of finite automata that we can implement. Finite automata हम implement कर सकते हैं दो तरीके से, language either language recognizer और as an output generator. okay? तो इसका मतलब हम अभी देख लेते हैं कि क्या मतलब है इसका finite automata as a language recognizer. फाइनाइट ऑटोमेटा एज ए लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर ये करता क्या है? बेसिकली ये लेता है एक इनपुट और उस इनपुट को ये बोलता है कि ये इनपुट इस लैंग्वेज से एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है. तो हमारा आंसर इधर वैलिड और इनवैलिड के फॉर्म में आता है. वी कैन कॉल इट वैलिड ऑल्सो एज एक्सेप्टेड, यानी कि हमारा इनपुट एक्सेप्ट हो गया है, इनवैलिड यानी कि रिजेक्ट हो गया है. Only two possible answers are there in case the finite automata is implemented by a language recognizer. Or another type of finite automata is your output generator. तो आउटपुट जनरेटर में क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे हम एक इनपुट देंगे अपने आउटपुट जनरेटर को और ये क्या है करेगा कि एक इनपुट स्ट्रिंग लेके एक आपको आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट कर देगा. फॉर एन एग्जाम्पल सपोज आपने कोई भी नंबर दिया, बाइनरी स्ट्रिंग दी 00, ठीक है, और इसका आपने करवा दिया इसको वंस कॉम्प्लीमेंट. तो वंस कॉम्प्लीमेंट करके आपको मिलेगा 1 1. ओके. तो 1 1 यहाँ पे मिला. तो बेसिकली इसने क्या किया, एक इनपुट लेके एक आउटपुट जनरेट कर दिया. इसको इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं दो तरीके से, मीले एंड मूरे मशीन, जिसको कि हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, राइट? सो दैट वाज अबाउट आउटपुट जनरेटर. और लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने TOC के अंदर? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और NFA, सॉरी NFA or an epsilon and FA. Okay, NFA which is having epsilon transitions is also known as a epsilon NFA, right? So that was about the finite automata. अब इसमें से हम फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में. तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली क्या है? It is basically a finite automata in which from each and every state and on each and every input symbol exactly one transition exists, right? So इसकी एक formal definition जो हम दे सकते हैं with the help of 5 tuples. 5 tuples यानी कि Q, epsilon,
क्यू नॉट, एफ एंड सिग्मा। तो बेसिकली इसमें क्यू क्या है? क्यू इज बेसिकली फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, कि हमारे डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हैं वो सेट डिफाइन कर रहा है बाय क्यू। एंड सिग्मा, सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा इज बेसिकली द इनपुट अल्फाबेट जो कि हम कंसिडर कर रहे हैं अपने डीएफए के लिए, राइट, फॉर द ट्रांजिशंस। एंड देन कमिंग टू क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट आपकी इनिशियल स्टेट होती है डीएफए के अंदर, इनिशियल स्टेट। और फाइनल स्टेट के लिए होता है एफ। सो एफ इज व्हाट? बेसिकली सेट ऑफ final states. Why? Because in any DFA we can have multiple final states, but initial state एक ही होती है। तो यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है सेट, यहाँ पे सिर्फ एक ही इनिशियल स्टेट है, तो उसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट tuple, that is your sigma. What is that? Basically it is the transition function. Transition function in the sense आपके पास एक ट्रांजिशन रूल होता है डीएफए के लिए स्पेशली, उसको हम लिखते हैं ऐसे, क्यू क्रॉस सिग्मा मैप्स टू क्यू। अब इसका मतलब क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है ये। दिस इज़ बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ डीएफए। इसका मतलब समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्टिंग विद एन एरो सिंबल। Q1 हमारी एक इनिशियल स्टेट है, ओके। तो उसके अंदर एक ट्रांजिशन दे रखा है लाइक दिस, ए कॉमा बी। मीन्स ए अगर क्यू को इनपुट Q1 को इनपुट ए दिया तो भी वो ट्रांजिशन Q1 पे आ रहा है, और बी दिया तो भी ये ट्रांजिशन Q1 पे आ रहा है। एंड अनदर स्टेट दैट इज देयर Q2, दैट इज़ द फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट मतलब हम लोग डबल सर्कल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी आपके पास टू ट्रांजिशंस हैं फॉर द इनपुट सिंबल ए एंड फॉर द इनपुट सिंबल बी। बी देने पर वो Q2 पर ही जा रहा है, पर ए देने पर वो Q1 पे जा रहा है। दैट इज़ द ट्रांजिशन। सो हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट इन दिस फॉर्म, द कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म। सपोज हम ये वाली ट्रांजिशन कंसिडर करते हैं Q1 की इनपुट सिंबल ए पे। तो Q1 को जब हमने इनपुट सिंबल ए दिया तो वो जा रहा है आपका स्टेट Q1 पे, राइट। दैट इज़ वन थिंग। एंड अनदर ट्रांजिशन सपोज हम कंसिडर करते हैं Q2 की ट्रांजिशन ऑन दिस इनपुट सिंबल ए। तो Q2 को जब हम इनपुट सिंबल देते हैं ए, तो इट इज़ गोइंग ऑन विच स्टेट? इट इज़ गोइंग ऑन द स्टेट Q1, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंटेड, मतलब अगर हम स्टेट क्यू जो जितनी भी स्टेट्स हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं इनपुट अल्फाबेट्स पे, तो वो फाइनली मैप होके जा रहा है आपके एक किसी न किसी स्टेट पर ही। तो इसलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है इस डेफिनेशन की, कि डीएफए की डेफिनेशन में ये वाला लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, कि from each and every state on each and every input symbol exactly one transition should exist। वो चीज़ आप इस एग्जाम्पल के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। Q1 को जब हमने A दिया या और B दिया तो उसके लिए एक ही ट्रांजिशन है, और Q2 को भी जब हमने A दिया और B दिया तो उसके लिए एक ट्रांजिशन ही है। बट अगर हमने सपोज यहाँ पे एक ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं, सपोज लाइक दिस, यहाँ पे अगर हमने A लिख दिया तो अभी तक तो ये एक डीएफए था, बट अब सिंस ऑन द स्टेट Q2 on the input symbol A we are having not one transition but more than one transition, right? So this is not a DFA anymore. This is not a DFA.